Mukuru High School, Palwahat, Saharsa. Then I done my intermediate from Patna Science College, Patna. After this, I took admission at Integral University in Mechanical Engineering, and I passed BTech in Mechanical Engineering with honors. After that, sir, I took admission at Triple ITDM, Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur, in MTech course, and passed with MTech in Fluid Dynamics with honors. And so right now I'm preparing for the civil service examination and other examination. ठीक है, आपकी हॉबी क्या है? Sir, my hobby is reading and writing Hindi poems. हिंदी पोएम्स आप लिखते हैं तो हिंदी में बोल भी सकते हैं आप? जी सर, बिल्कुल सर, बोल सकते हैं सर। आपने डिजाइन में एमटेक किया है? सर मेरा फ्लूइड डायनामिक्स था सर। अच्छा, फ्लूइड डायनामिक्स था। यस। तो ये जो आप हिंदी पोएम लिखते हैं, किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं आप? सर तकनीकी रूप से सर मैं उतना अभी सक्षम नहीं हूँ कुछ अच्छा लिखने के लिए, लेकिन सर मेरी कोशिश रहती है कि कई बार कुछ सामाजिक घटनाओं पर सर आधारित कविताएं लिखने के लिए, या कई बार सर ऐसा होता है कि जो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं माँ पे या फिर अपने कुछ दोस्तों के लिए मैंने लिखा था, तो सर इसी तरह की कुछ कविता है। तकनीकी रूप से सर मैं अभी अपने आप को बहुत अच्छा कवि नहीं मानता सर, मुझे उतनी मैं समझ गया कि आप इमोशनल विषयों पे आप लिखते हैं। जी सर। तो हाल फिलहाल में आपने कोई कविता लिखी है, या जो लिखी है आपको कोई कविता याद आ रहा है? सर मेरी खुद की लिखी हुई कविता? हाँ। सर मैंने अभी मदर्स डे पे अपने माँ के लिए लिखा था, तो मैं सर वही आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए 2-4 लाइन। जी। क्या तोहफा दूं तुझे, क्या नजराना हो मेरी माँ, तेरी हर एक क्षण की एहसास अभी बाकी है, तेरी तारीफ में लिखे हुए कसीदे मुझे याद नहीं, तेरी मीठी सी झिड़की की यादें अभी बाकी हैं, तूने ही लिखी मेरी इन हाथों की लकीरें, तेरे हाथों से सजी थाली की यादें अभी बाकी हैं, आज भी दूर खड़ा तुझसे करता हूँ ये गुजारिश, तेरे आंचल के तले सोने की चाहत अभी बाकी है। क्या बात है। ये बताइए कि ये कविताएं जो हैं, जो हिंदी पोएम, हिंदी कविता को आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, गुनगुनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के क्षेत्र में इसका क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है? सर एग्जैक्टली हिंदी कविता का सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में तो रोल अभी तक मुझे सर मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर कविताएं तो या फिर साहित्य जो है सर, नहीं सर कविता और साहित्य सर एक सर कविता और साहित्य हो सकता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ एक टॉक करने का अच्छा माध्यम हो सकता है, कम्युनिकेशन का अच्छा माध्यम हो सकता है। कई बार सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो हमें तो गांव में अगर बताना होता है लोगों को क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में, या रिसोर्सेज के कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम लोगों को जागृत कर सकते हैं कि आप किसी प्राइवेट लोगों से लोन ना लें, आपके पास सरकारी सुविधा जो उपलब्ध है इसके माध्यम से आप लोन लेने की कोशिश करें, किसी प्राइवेट मनी लेंडर्स के चंगुल में ना फंसे। तो सर मुझे लगता है कि एक अच्छा माध्यम हो सकता है कम्युनिकेशन का इस तरह के पर्पस के लिए। तो कलीग को किस तरह से कविता और साहित्य से कलीग के साथ अच्छा कम्युनिकेशन किया जा सकता है? कविता करने वाले लोगों को, साहित्य पढ़ने वालों को विकास के क्षेत्र में तो बेवकूफ समझा जाता है, मतलब आउटडेटेड समझा जाता है। सर कवि सर मृदुभाषी भी होते हैं सर। कई बार होता है कि कोई बातें जो होती है सर की जो डायरेक्टली नहीं कही जाए, वो कविता के माध्यम से बहुत कठोर से कठोर बातें और बहुत सरल से सरल बातें सर 2 वाक्यों में कही जा सकती हैं। तो सर मुझे लगता है कि शायद मैं इस अपने गुण का उपयोग सर कर सकता हूँ, लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए भी और लोगों को जागृत करने के लिए भी। अगर आप मृदुभाषी हैं और प्रोफेशनल नहीं है तो इसको तो फिर वर्क कल्चर को बिगाड़ने के लिए ये इस्तेमाल हो जाएगा, आपका वर्क कल्चर ही खराब हो जाएगा। सॉरी सर, मैं इसको मतलब वो नहीं समझता हूँ, लेकिन जहाँ तक सर मेरा मानना है कि मृदुभाषी होना या अपने कलीग के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना, ये सर मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा, ताकि किसी भी, क्योंकि सर मेरा ये काम जो होगा एक ग्रुप का काम होगा, तो आपस में सर जितनी हमारी सहभागिता या सहयोगिता आपस में अच्छी रहेगी, तो सर किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने में वो बहुत ही मददपूर्ण रहता है। तो सर मुझे लगता है सर कि मैं अपने क्वालिटी का उपयोग कर सकता हूँ। और सर जहां तक आपने बात की मधुर बोलते हैं, आप मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, ऑफिस के लोग समझते हैं कि
इनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है, इनको ठगा जा सकता है या इनको बहकाया जा सकता है, और कोई व्यक्ति बहुत ही अनुशासनहीन है ऑफिस में, लेकिन आप मृदु जी सर। बोलते हैं, तो फिर आप कैसे समझाएंगे उसको? सर वो एक सर माध्यम रहेगा मेरे से कम्युनिकेशन करने का, लेकिन जहाँ तक सर अनुशासनहीनता की बात होगी या किसी भी तरह से सर मतलब जो वर्क कल्चर को लेके बात होगी सर, वो बिल्कुल ही डिसिप्लिन वे में, मतलब मेरी कोशिश होगी कि जो मेरे सबऑर्डिनेट हैं या फिर जो मेरे कलीग्स हैं सर, किसी भी तरह के इनडिसिप्लिन बिहेवियर को सर मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मृदुभाषी होना अपनी जगह पर है, लेकिन जो मेरा कॉम्पिटिटिवनेस होगा या जो मेरा वर्क कल्चर है, जो मेरा कमिटमेंट होगा वर्क के लिए सर, वो मेरे कविता के माध्यम, मतलब कविता के आरे नहीं आ, कविता उसके आरे नहीं आएगी सर। ठीक। बिहार में आप किस प्रकार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक संभावना के रूप में देखते हैं? कौन से औद्योगिक विकास यहाँ हो सकते हैं? सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड के विभाजन के बाद जो मेजर इंडस्ट्रीज थी बिहार की, वो झारखंड में चली गई। और बिहार के पास सर एक हमारे पास एक मतलब जो है एक चैलेंज भी खड़ा हो गया और एक अपॉर्चुनिटी साथ ही साथ आई कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किस तरह किया जाए। सर ये तो है कि जो उत्तरी बिहार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, और साथ ही साथ जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, जो कि बहुत ही के लिए। तो सर अभी जो वर्तमान समय मुझे लगता है कि सिर्फ हैवी इंडस्ट्री को नहीं, जो मेरे पास सिल्वर लाइनिंग दिख रही है कि सर जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ जो सर हमारा दक्षिण बिहार का लैंड है जो कि हिली एरियाज और बैरन ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पे सर हम सोलर पावर जनरेशन के लिए पावर प्लांट्स लगा सकते हैं। और जो हमारे कुछ साउथ बिहार के एरियाज है जहाँ की सर मिनरल बेस्ड है, जैसे सर कैमूर की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे हमारे पास लाइम स्टोन बहुत इजीली अवेलेबल है, जो कि सबसे मेजर सोर्स है आपका या रॉ मटेरियल से सीमेंट इंडस्ट्रीज का। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ सर जो जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार जो है वो आने वाले वक्त में, आने वाले 10 साल में जो है भारत के हर एक हिस्से में खाने के प्लेट में एक बिहारी व्यंजन होना चाहिए। तो मुझे लगता है सर कि इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग फायदे ये उठा अब्दुल सकते कलाम हैं, जी ने कहा और था। इसके साथ साथ हम कोशिश कर सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वो उतना अच्छा अपने प्रोसेस को जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचा सकें। ये अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आने वाले सालों में हर थाली में बिहारी व्यंजन होगा। ये सर जो 10 पॉइंट एजेंडा सर उन्होंने 2001 में दिया था, उसमें ये मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिया अच्छा। था कि बिहारी क्यूजिन शुड बी इन एवरी प्लेट, और को सर बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी दोहराया था कि हम इसको आगे लेके जाएंगे उनके एजेंडे को। फूड प्रोसेसिंग का जो डेवलपमेंट है बिहार में, तो जी सर। इसके संबंध में सेंट्रल के कुछ योजनाओं को आप गिना सकते हैं? क्या योजनाएं चल रही है इस क्षेत्र में? जी सर। मतलब भारत सरकार ने सर इसलिए भी इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को जो है सिल्वर लाइनिंग या सनशाइनिंग इंडस्ट्रीज के रूप में लिया, क्योंकि हमारे पास इसके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है। और बिहार सर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, साथ ही साथ हमारा वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन में भी देश के अग्रणी राज्यों में से है। तो इस प्रोसेस आप को और योजना अच्छे से बताइए। आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने आप कृषि योजना का संपदा नाम बताइए। योजना। जी सर। हम्म, ठीक है, कृषि प्रधानमंत्री कृषि संपदा संपदा योजना। योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो कि नीली क्रांति का एक हिस्सा है वो सर। उसके बाद सर प्रधानमंत्री माइक्रो फार्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये दो तीन जो है प्रमुख योजना है जिनके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाइयां दी जा रही हैं। ठीक है, सोलर के क्षेत्र में आपने कहा कि साउथ बिहार में जो है सोलर की संभावनाएं हैं, जी तो सर। सोलर के संबंध में जो लगाया जा रहा है सोलर प्लेटों को, सोलर के जी सर। संबंध में ओवरऑल इंडिया के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं सर आ रही हैं? जी सर। सर सौर ऊर्जा की सर हमारे पास एक जो विशेषता उपलब्ध है कि हमारे पास हम ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं सर, तो जो सौर ऊर्जा की उपलब्धता है हमारे पास बहुत अच्छी है। जो सबसे बड़ी समस्या सर आ रही है हमारे पास जो पीवी मॉड्यूल्स हैं उनके इंपोर्ट को लेके, या सर उनके जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है इंडिया में वो बहुत हैवी पड़ रही है। और सर उस केस में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो हमारे पास जो प्रोड्यूसर है पीवी मतलब मॉड्यूल्स के सर, वो डिपेंडेंट है आपके इंपोर्ट के लिए। और रिसेंटली सर ड्यू टू कोविड एंड ग्लोबल आपका जो सप्लाई चेन शॉक हुआ रशिया यूक्रेन के बाद वजह से, तो ये सर बहुत ज्यादा हैवी मतलब प्राइसेस पर भी मिल रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा सर क्या है कि जो आपका ऑब्लिगेशन है मतलब परचेज का, वो बहुत कहीं ना कहीं सर बाइस्ड है इन केस ऑफ मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के केस में। तो गवर्नमेंट सर इस दिशा में भी कोशिश कर रही है कि इस बाइसनेस को खत्म करके एक इक्वल टैरिफ पे जो है सौर तो ऊर्जा क्या या फिर गवर्नमेंट बाकी क्या ऊर्जा के इसके खरीद में संबंध बोला जाए।
इसके संबंध में गवर्नमेंट कुछ योजना लाई है कि इस बायसनेस को खत्म किया जाए? आप कुछ याद कर पा रहे हैं योजना, सर नियम? जी सर, इसके लिए सर सबसे जो प्रमुख स्कीम जो लाई गई थी, एक तो सर हाइब्रिड मतलब मिशन, हाइब्रिड ग्रिड मिशन लाया गया था, जो हमारा कम मतलब ठीक लॉसेज है। ट्रांसमिशन लॉस उसको कम करने के लिए। दूसरा सर प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो ये बताइए कि इसके बारे में सरकार जो है, जो आपने जी कहा सर। कि एक तो हाइब्रिड इसमें लाया जा रहा है, और कौन कौन सी योजना लाई जा रही है इसमें? और सर प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, जो कि किसानों को जो है सस्ते दर पर सर मतलब जो सोलर मतलब जो है आपको पंपिंग सेट वगैरह प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ताकि इससे बढ़ावा भी मिले। और जो सर हमारा जो है परचेज मतलब किसानों को एक सब्सिडी पे दी जा रही है, तो अधिक से अधिक सर रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग भी ये मतलब तो लोग आप करने जो में। बता रहे हैं ये तो जी आप जो सर। बता रहे हैं, तो ये सोलर को प्रोत्साहित करने के लिए बता रहे हैं। जो इसमें टेक्निकल तकनीकी प्रॉब्लम है, उसके जी सर। समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है? सर जो पहला सेमीकंडक्टर का सर। विकास है वो जी बाधित है। सर, अभी ये सर तो हमारे सबसे लिए बड़ी बात तो सर इसमें ये है। जी सर, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई है देश में, ताकि जो सर जो पीवी मॉड्यूल क्या लगने है वाली। इसका उद्देश्य? इस इसका सर मिशन का उद्देश्य है उद्देश्य कि क्या है? सर इसका उद्देश्य है कि भारत में ही मतलब जो भारत जो अभी तक आयात पे मतलब निर्भर है किसी तरह से, चिप्स के लिए, सिलिकॉन चिप्स के लिए, उसका निर्माण देश में ही किया जाए। साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको इसके साथ असेंबल करके यहाँ पे रोजगार और मतलब जो है इसकी अभी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ताइवान की अभी ताइवान की एक कंपनी जी सर। वेदांता के साथ ज्वाइंट वेंचर में थी, और उन्होंने उस ज्वाइंट वेंचर से निकलने का फैसला किया है यस हाल सर। फिलहाल में। आप इस न्यूज के बारे में अवेयर हैं? खबर है आपको? यस सर। यस सर। सर फॉक्सकॉन कंपनी थी ताइवान की, जो सर लार्जेस्ट अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चिप्स की, उसके बारे में सर बात हो रही थी। उन्होंने अभी सर कल ही परसों इसको निकलने की कोशिश की है। कहाँ से निकलने, कहाँ वो प्लांट लग रहा था? ये सर गुजरात में सर प्लांट लग रहा था। तो आगे से कोई कंपनी इससे ना निकले, तो क्या उसके लिए सुझाव है सरकार को आपकी तरफ से? सर इस पे सर जहाँ तक भारत सरकार की तरफ से सर एक वक्तव्य आया है कि कोशिश की जाएगी कि जो हमारे प्राइवेट्स मतलब जो या हमारे जो देश मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या जो घराने हैं, उन्हीं को कोशिश की जाए, या गवर्नमेंट उन्हीं को अदर सब्सिडी एक्स्ट्रा सब्सिडी प्रोवाइड करके उनसे ही मतलब इस तरह काम की जाए। या फिर सर इस तरह की जो सौदे होते हैं उनमें एक क्लियरिटी आनी चाहिए कि किसी भी तरह से आप जो है, और सर इसका निर्माण जो है भारत सरकार हमेशा से कहती आ रही है कि इसका निर्माण जो है वो मतलब सिविल पर्पस के लिए, ताकि लोगों को इजीली और मतलब जो है चीपली आपका सेमीकंडक्टर चिप्स मतलब प्रोवाइड कराया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सर मुझे लगता है जहां तक कि गवर्नमेंट इस दिशा में अच्छा कोशिश कर रही है। सर एग्जैक्टली सर मुझे ठीक है, टेक्निकल इसका रीजन नहीं पता है कि वो कंपनी क्यों बाहर निकली है। ठीक 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 है। अभी ये रीजन किसी को भी पता नहीं है, इस पे कमेटी बैठ रही है, उसका फिर मुआयना होगा, उसके बाद पता चलेगा। अभी खुद फॉक्सकॉन ने ये जा अपना वो पत्र यस नहीं सर। लाया है कि मैं क्यों बाहर निकल रहा हूँ। तो आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि रूस यस सर। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यस सर। यूएन में एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें वोटिंग हुआ, और भारत यस उस सर। वोटिंग से अनुपस्थित रह गया। यस सर। कैसे ऐसे में हम विश्व शक्ति बन पाएंगे? जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है तो हम अपने आप को किनारा कर लेते हैं। साहसी वीर का तो काम है कि मैदान में डटो, खड़ा रहो। एक पक्ष और विपक्ष के बीच में खड़ा होने से तो नहीं मिलेगा ना। पक्ष का पक्ष लो, विपक्ष के विरोध में खड़ा हो जाओ। यस सर। तो आप कैसे सर देखते हैं भारत की इस स्टैंड को? सर जहाँ तक सर भारत सरकार के इस कदम का सवाल है, तो सर मुझे लगता है कि अहिंसा परमो धर्मो और वसुधैव कुटुंबकम हमारे सर फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा था कि जो प्रेजेंट एरा है वो वॉर का एरा नहीं है। मुझे लगता है सर कि दोनों स्टेक होल्डर्स की बातों को सही से नहीं सुना जा रहा है। जो वेस्टर्न कंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया पे और स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है सर कि दोनों स्टेक होल्डर्स को सामने से बिठा के बात होनी चाहिए थी। और सर जहां तक एब्सेंट होने की बात है भारत की, तो मुझे लगता है सर कि दोनों देशों से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, सामरिक भी और व्यापारिक भी। तो इसका नुकसान हो सकता है भारत सरकार ना उठाना चाह रही हो रूस से मतलब अपने सस्ते तो तेल को क्या हम लेके या अपने फिर। व्यापारिक रिश्ते, सस्ते तेल, ऊर्जा, खनिज, अपने इन निहित क्षुद्र स्वार्थों के लिए अपने विदेश नीति का जो स्तंभ जिन चीजों पर खड़ा है उसकी बलि दे दें? आपने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, है ना, वसुधैव कुटुंबकम। न तो इसमें वसुधैव कुटुंब है, न अहिंसा परम धर्म दिख रहा है दोनों युद्ध में। सर जहाँ तक रिसेंट डेवलपमेंट है सर इस वॉर को लेके, सर मुझे लगता है कि एक अफ्रीकन यूनियन का डेलीगेशन भी मतलब गया था रशिया कि वॉर को क्लोज किया नहीं, जाए, वो लेकिन ठीक सर है, वेस्ट। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। भारत सरकार यस ने सर। ये स्टेप लिया है, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं?
सर मुझे लगता है कि इस पे दोनों जब तक दोनों स्टेक होल्डर्स दोनों कंट्रीज के प्रॉब्लम्स को सामने रख के बात ना की जाए, तब तक सर यूनिलेटरल डिसीजन लेना कि किसी भी तरह से, और सर वो जो कमेटी बुलाई गई थी वो था कि रशिया पर और स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगाने जाए। सर वेस्टर्न कंट्री भी यूक्रेन को लगातार मतलब बड़े लेवल पे मतलब जो है आर्म्स और एम्युनिशन सप्लाई कर रही है, तो मुझे लगता है कि वॉर तो सर मतलब खत्म आप होने की किसके, दिशा में बढ़ रही भारत सरकार को आप किसके पक्ष में देखते हैं? हम रूस से जो है ऊर्जा खरीद रहे है। यस सर। हैं, यूक्रेन को है हम कभी कभी बीच में कुछ मदद भेज रहे हैं मानवाधिकार यस के सर। नाते। यस तो सर। मतलब क्या हम ऐसे पेसिव एक्टर बने रहेंगे केवल? सर मुझे लगता है कि इस पर तटस्थ डिसीजन तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ सर कि इस पे शायद दोनों स्टेक होल्डर्स की बात को सामने रखते ही भारत सरकार को इस पे किसी तरह के फैसले को मतलब आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है सर कि ये फैसला बहुत सोच समझ कर ही लिया गया होगा। आगे सर मुझे लगता है कि इस पे ठीक है, कदम ठीक दिशा में कदम और आगे बढ़ेंगे। है। ओवर टू यू सर। विवेक जी, यस सर। आपने बीटेक कहाँ से किया है? सर मेरा सर बीटेक था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। ओके, उसके बाद? उसके बाद सर मैंने मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी किया था सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर। आपने बताया था कि आपने फ्लूइड डायनेमिक्स से क्या किया है? फ्लूइड डायनेमिक्स सर, मास्टर इन टेक्नोलॉजी। थर्मोडायनेमिक्स तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा फिर तब तो। हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स सर पढ़ा तो है मैंने अच्छे से। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या सर होता है? बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन द एंट्रोपी है सर। किसी भी मतलब जो सिस्टम है उसके मतलब अगर हम एंट्रोपी को बढ़ाएंगे तो उसमें डिसऑर्डरनेस सर बढ़ती चली जाती है। ये आपका सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। आपने बर्नौली क्वेश्चन के बारे में सुना है? यस सर। क्या होता है? सर बेसिकली बर्नौली जो क्वेश्चन है कंजर्वेशन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जो डिफरेंट टाइप्स हमारा स्टैटिक एंड काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है फ्लूइड के फ्लो में सर, उसी पे बेस्ड हमारा सर ये आपका बर्नौली क्वेश्चन है। अच्छा, आपने जो फ्लूइड डायनेमिक्स में जो डिजाइन किया वो किस प्रोजेक्ट पे किया, मतलब आई मीन इन टर्म्स? सर मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली फ्लूइड डायनामिक्स और बायोमेडिकल का था, टू डिटेक्ट द डायबिटीज इन डायबिटिक मॉलिक्यूल इन ब्लड सैंपल्स बाय यूजिंग द मतलब डिफरेंट टेक्निक्स एंड मतलब मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। तो सर बेसिकली डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके मतलब डिफरेंट मैंने पैरामीटर्स यूज किए थे कि किस तरह से प्री डायबिटिक डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर डायबिटिक या नॉन डायबिटिक हैं तो उस केस में ब्लड की विस्कोसिटी किस तरह से डिफरेंट होती है। अच्छा, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें क्या रहा है प्रोजेक्ट सर के इसमें लिए? मैंने तो अपना सब्जेक्ट से मैंने अपने इकोनॉमिक्स चूज किया था सर। बिहार में अर्बनाइजेशन क्या है अभी, किस तरह का है? सर अकॉर्डिंग टू 2011 डाटा 11.3% सर रेट है अर्बनाइजेशन की। बट सर रिसेंट सर्वे जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का उसके अकॉर्डिंग सर 15.3% अभी सर अर्बनाइजेशन की दर है। 15.3% है? आर यू श्योर? यस सर। यस सर। आर यू श्योर? आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप 15.2% है? सर एग्जैक्टली नहीं सर, मुझे सर जहाँ तक सर मैं रिकॉल कर रहा हूँ 15.3% सर शायद। ये करेंट ईयर का बता रहे हैं या लास्ट ईयर का बता रहे हैं? सर लास्ट ईयर का सर सर्वे के डाटा के अकॉर्डिंग सर। अच्छा, ये अर्बनाइजेशन में इतना पीछे रहने का क्या कारण है? सर बेसिकली अर्बनाइजेशन जो था सर वो हमारा डिपेंड करता है कि सोसाइटी किस तरह से टाइम के साथ इवॉल्व होती है। अभी भी सर 70% से ऊपर लोग जो हैं बिहार में वो प्राइमरी मतलब सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, और इसी वजह से रूरल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी। दूसरा सर क्या था कि जो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था पर्टिकुलरली, वो सर नहीं हो पाया। एक मेजर सिटी के तौर पर सिर्फ पटना को ही डेवलप किया गया था, बाकी और शहरों में जो एम्यूनिटीज होनी चाहिए बेसिक पब्लिक एम्यूनिटीज डेवलपमेंट के लिए वो सर डेवलप नहीं हो पा रही थी। इसके वजह से सर अर्बनाइजेशन हमारा जो है थोड़ा सा पीछे रह गया। क्या कारण है इसके पीछे? सर इसके पीछे सर बहुत सारे कारण थे। पहला सर पॉलिसी लैगिंग भी था कि किसी मेजर सिटीज को डेवलप करने के लिए उस तरह की पॉलिसी नहीं लाई गई। दूसरा सर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप होना चाहिए था, जो कि इंडस्ट्री सर फोकल पॉइंट ग्रोथ पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं एक मतलब पर्टिकुलर रीजन में रेट ऑफ अर्बनाइजेशन को इंक्रीज कराने के लिए, वो सर नहीं हो पाया। इसका सर हम लोग बेहतरीन एग्जाम्पल एक देख सकते हैं कि बेगूसराय या बरौनी है। जब तक सर वहाँ रिफाइनरी डेवलप हुई या मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर वो एरिया सर बहुत अच्छे से अर्बनाइज हुआ, लेकिन उस तरह
तरह के और कोई सर ग्रोथ पॉइंट या फोकल पॉइंट बिहार में डेवलप नहीं हो पाए थे, जिसके वजह से रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं सर पीछे रह गया। ओके विवेक जी, आपने 2012 में ग्रेजुएशन किया? यस सर। उसके बाद से आपने एमटेक किया? यस सर। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर एमटेक इन 2015? यस सर। एंड व्हाट आर यू डूइंग सिंस देन? सर आफ्टर दैट सर मैंने कुछ दिन सर काम किया था, 2 साल एज अ मतलब जूनियर इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टाटा स्टील में। 2017 तक? यस सर। उसके बाद सर मैं 18 में सर मैं आया था प्रिपरेशन करना कि मैंने शुरू किया था यूपीएससी एंड और बीपीएससी अदर एग्जामिनेशन। तो सर 18 से मतलब कंटिन्यू में सर एग्जाम में। तो आपको 5 साल लग गए, आपको नहीं लगता है कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि मुझे जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, जॉब रहते रहते मुझे करनी चाहिए तैयारी? यस सर, बीइंग ए मिडिल क्लास बॉय मुझे सर लगा था कई बार ये चीज़ें, लेकिन सर बीच बीच में रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आते रहे। मतलब इंटरव्यू तक कॉल आ रहा था सर, मेंस बार बार हो रहा था, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि सर एक एक्स्ट्रा पुश दे के सर इस तैयारी को जो है सर फिनिश किया जाए तो बेहतर होता। But don't you think that these things negatively impact the demographic dividend of our country? Yes, You sir, have certainly. studied very good course and you have done your masters also in a very good college. So you must contribute to the development of the economy, not while just sitting for 6 years. So don't you think that this is not good for the economy as a whole? Yes, sir. Sometimes myself also call myself as an PA, but sir एक बार मुझे लग रहा था कि सर कुछ एक अच्छा मिल जाए, एक बार अच्छी कोशिश हो जाए तो सर एक बेटर मतलब प्रिपरेशन के साथ मैं अगर अगले साल जा रहा हूँ तो सर एक उम्मीद थी भीतर से कि मेरा शायद हो जाए सर सिलेक्शन। अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है प्रोजेक्ट मैनेजर में तो? सर कोशिश अभी रहेगी सर, इस साल एग्जाम्स अभी 1-2 और हैं मेरे, बट सर अब कोशिश यही रहेगी कि सर मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं, अब मतलब पर्सनल लेवल पे भी और मतलब फैमिली के लिए भी। सर कोशिश तो अब रहेगी कि इस साल के लास्ट तक कुछ ना कुछ सर कहीं सेटल होने की कोशिश कीजिए। Okay. What are some of the roles of the project manager in DIC? You must have read about the district industrial center. So Yes, can sir. you name some roles which must be played by you as a project manager? Yes, sir. Basically, the concept, the designation of project manager is the based in the district industrial center at the district level. District Industrial Center was established during the 1977 time period in Janata Dal government because sir, heavy industries was located in certain area and they required some specific location, geographical and non-geographical factors for their location. तो सर एक समय के बाद ये आया कि रूरल एम्प्लॉयमेंट और रूरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए सर डीआईसी कॉन्सेप्ट लाया गया था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स की। और प्रोजेक्ट मैनेजर का सर मेन काम जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर में ही जो हमारा खास करके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूज करके और उसके अराउंडिंग इंस्पेक्शन और सर्वे करके कि कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, उस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के और भी जो फैक्टर्स हैं उसको किस तरह से ग्रो किया जाए। मुझे लगता है सर यही काम आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का है। ओके, एमएसएमई सेक्टर का कौन कौन से क्लस्टर का ग्रोथ है बिहार में या और पोटेंशियल क्या क्या है? ये सर एमएसएमई सर हमारे लिए जो कोसी का रीजन है सर, वहाँ पे हमारे पास फूड प्रोसेसिंग जैसा कि मखाना हो गया सर, मैंगो पल्प हो गया, इन सब का सर अच्छा स्कोप है कि उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया हम लोग कर सकते हैं। जो सीमांचल रीजन है अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, वहाँ सर हमारा जूट इंडस्ट्री का अच्छा स्कोप है, तो वहाँ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपना के हम सर जूट के लिए कर सकते हैं। जो भागलपुर एंड बांका रीजन है सर वो हमारा तसर सिल्क के लिए बहुत फेमस है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में सर हम तसर सिल्क का एक क्लस्टर अप्रोच अपना के वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। सर जो गया नवादा वाला रीजन है इस तरफ आपका सर कॉटन टेक्सटाइल्स का बहुत अच्छा मार्केट है, तो यहाँ पे सर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में कॉटन टेक्सटाइल्स के क्लस्टर्स को अप्रोच बना कर सकते हैं सर। इसी तरह सर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जो कि बड़ी सिटीज हैं, यहाँ पे सर हम लोग आईटी सेक्टर्स को भी फॉलो कर सकते हैं कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे जो है यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया जा सके। अच्छा ये बताइए कि केवीआईसी खालिद है ना, खादी एंड Yes, विलेज sir. इंडस्ट्रियल Yes, सेंटर, sir. और आपका जो एमएसएमई है और डीआईसी है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है और कैसे इस चीज को बढ़ावा दिया जा सकता है कि आपस में ये लोग सिम्बायोटिकली फ्लरिश करें? Yes, sir.
सर बेसिकली डीआईसी का सर बिहार में स्पेशली सर पर्पस यही है, क्योंकि जब अगर हैवी इंडस्ट्री हमारे पास डेवलप नहीं हो पा रही है तो डीआईसी का मेजर फोकस जो है सर हमारा वो मतलब एमएसएमई पे ही है कि किस तरह से सर लेबर इंसेंटिव मतलब जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको यूज किया जाए, ताकि एक तो सर माइग्रेशन को रोका जाए और साथ ही साथ एक सर हम देख एक हमारे पास सर एक प्रोस्पेक्ट भी है, गवर्नमेंट का एक विजन भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 2030 तक जो है लगभग 50% जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है एमएसएमई से आना अच्छा, चाहिए। ये बताइए तीनों में डिफरेंस क्या है? रोल ऑफ केवीआईसी, रोल ऑफ Yes, sir. एमएसएमई एंड रोल ऑफ डीआईसी। सर बेसिकली डीआईसी जो एक फैसिलिटेशन सेंटर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो है सर काम करती है, जो उनके रिक्वायरमेंट है उनको प्रोवाइड कराती है, और उसके अलावा सर प्रोडक्ट एंड मार्केट एक्सेस को भी वो चेक करती है। सर एमएसएमई बेसिकली जो है हमारा माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो बेसिकली दिखाता है कि जिसमें एंगेजमेंट जो लोगों का कम है रूरल एरियाज पे है, और सर इसको डिफाइन किया गया एमएसएमई एक्ट के द्वारा कि कुछ सर्टेन इंडस्ट्री को एमएसएमई हम लोग बोलते हैं उनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर, और उसके अकॉर्डिंग सर हम लोग जो डिफाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री हम लोग डिफाइन करते हैं एमएसएमई में। केवाईसी सर बेसिकली एक नोडल एजेंसी है जो किसी तरह रूरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस और रूरल मतलब एरियाज में डिफरेंट इंडस्ट्री मतलब जो है उनके डेवलपमेंट के लिए एक तरह से नोडल एजेंसी है, जो कि फाइनेंस के साथ साथ रेगुलेशंस में भी ध्यान देती है। कब आई थी ये केवीआईसी? सॉरी सर एग्जैक्ट ईयर सर मुझे नहीं याद है। अच्छा, ये बताइए कि आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो Yes, sir. आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? बस सर कैन आई काउंट करके 1 2 3 करके 3 प्रायोरिटीज यू कैन डू। ओके सर कैन आई टेक एन एग्जांपल ऑफ माय ओन डिस्ट्रिक्ट? या श्योर। इन विच डिस्ट्रिक्ट यू लिव? सर आई बिलोंग्स फ्रॉम सहरसा बिहार। ओके। Sir, okay, sir. Sir, first of all, being a project manager, my role was: is there any further scope for new development of new industries or existing industries? For just like example, there is a paper mill called Baijnath Paper Mill located in Saharsa, who was never operational. So my first priority was that what is the reason behind that the mill never became operational. First, second one, is there any inability of resources and lack of funds or anything? Then I will conduct a special survey and inspection. Then, sir, for new industries, I will focus on the inspection to surveys and find out what is the reason behind the lack of industrialization. First of all, I will ensure the credit facility, smooth credit facility, market access, labor training and skill upgradation, use of modern technology and machineries for the development of industries in my particular area. Okay, there are some industries, like especially the sugar industry, which are getting closed day by day, and the numbers are still decreasing. So, don't you think that the government should do something to revive these industries, or do you think that the government has taken a very good decision to close some of the industries? What is your opinion? Sir, basically we take a case study from Uttar Pradesh. In central Uttar Pradesh, most of the sugar mills were No, I'm abandoned. talking about just don't go to the Uttar Pradesh. The scenario is Yes, sir. different. Here we had almost 33 sugar industries, and now we have only 11, in which the Yes, 10 sir. is working, I think. So, why there is a decreasing number? And is the decision of the government with respect to closing of the industries is a good decision, or the government should work to revive those industries? I think, sir, government should work to revive the industries with the help of cooperatives. That's why, sir, I give the example of UP, that in the cooperative manners, most of the mills which were closed previously now opened and revived and produced more amount of sugars. So You are telling, okay, so you are trying to say that if the government has taken decision to close one mill, so that decision is wrong. I think, sir, closing one mill in particular area, it should hamper the livelihood and employment of, I think, thousands people. So consider that fact. Already Bihar is highly rated in the case of migration.
the closure of any industry in particular matlab mills in any particular area should hamper the growth rate of the migration from that particular area. So I think with the help of cooperatives and with the Okay. and the cooperation with government, the mills should be revived, sir. विवेक जी, यूसीसी जानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको लगता है यूसीसी को लागू करने का भी उचित समय आ गया है? सर ये इस केस में सर हुआ था 2015 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि ये अथॉरिटी जो है, ये जो पावर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे चाहती है कि अगर किसी तरह का एक्ट बनाया जाए तो सर वो एक वेलकम स्टेप होगा। जहाँ तक सर इससे कंसर्न की बात है कि हम लोग जानते हैं सर की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। तो ये सर क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे जो रिजनल ग्रुप है उनकी अपनी अलग कस्टम्स और रिचुअल्स है मैरिज के लिए, हेरिटेज के लिए। तो उनके मन में सर कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि यूसीसी आने के बाद सर उनके रिचुअल्स, उनके कस्टम्स को हैम्पर किया जा सकता है। तो सर गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है कि सारे स्टेक होल्डर्स से बात किया जाए, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके साथ जो इश्यूज है उनको सर पहले एड्रेस किया जाए, उसके बाद सर यूसीसी लाने की कोशिश की जाए। मतलब अभी यदि मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जो अभी यूसीसी को लाने का उचित समय है या नहीं, इसके पीछे मैं क्या करूं? I think sir, ये सर जो डिसीजन है सर ये गवर्नमेंट का होना चाहिए। टाइमिंग से हम लोग जज नहीं कर सकते गवर्नमेंट की किस टाइम पे आ रहा है। ये सर एक्सक्लूसिव राइट है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। लोग सर उसमें जो इश्यूज है, जो कंसर्न है, उसको सर हम लोग एड्रेस कर सकते हैं एज अ मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा बताइए, अभी विगत कुछ दिनों में से देख रहे हैं जो शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार में डोमिसाइल को लेकर के आंदोलन हुआ है, आपको क्या लगता है बिहार में डोमिसाइल की नीति लागू होनी चाहिए या कि नहीं होनी चाहिए? सर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन का ये राइट होता है कि कहीं पे भी जॉब करने का या फिर कहीं भी सर एजुकेशन मतलब लेने का। तो सर डोमिसाइल पॉलिसी सर कहीं ना कहीं जो है रीजनलिज्म को ज्यादा प्रमोट करती है। और खास करके हिंदी बेल्ट में लोग जो यहाँ पे सर जॉब की इतनी मतलब थोड़ी सी इश्यूज है, थोड़ी सी किल्लत है, मुझे लगता है कि सर डोमिसाइल पॉलिसी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव नहीं होनी चाहिए। ओपन फॉर ऑल है तो सर इससे होता है कि अच्छा टैलेंट भी हमारे पास मिलता है और हमारे पास एक बेटर टीचर क्वालिटी भी हमारे पास अवेलेबल होगी। हालांकि सर ये भी है कि बहुत सारे स्टेट्स जो है वो डोमिसाइल पॉलिसी अपनाए हुए, जहाँ पे कि बिहार के लोगों को परमिशन नहीं दिया जाता है जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट को सर मुझे लगता है कि दोनों स्टेक होल्डर्स को, जो अभ्यर्थी है सर उनको और जो बाहर लोग हैं उनको बैठा के से बात करनी चाहिए और सर एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, आप सहरसा से हैं, बताइए आप सहरसा में, यदि मैं सहरसा जाता हूँ तो आप मुझे पर्यटन हेतु सहरसा में कहाँ ले जा सकते हैं? सर मैं आपको सहरसा में जो शक्तिपीठ का सर ट्रायंगल है, मैं 3 जगह आपको घुमाने ले जाऊंगा। सबसे फेमस सर उग्रतारा मंदिर है जो कि शक्तिपीठ है। सहरसा मुख्यालय सर वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर सर हमारा विराटनगर का चंडी स्थान है जो कि शक्तिपीठ है, बहुत फेमस है सर वो भी। और सर तीसरा हमारा बागमती नदी के किनारे माँ कात्यायनी का मंदिर है, वो भी एक शक्तिपीठ है। इसको सर हम लोग शक्ति ट्रायंगल बोलते हैं पुराने मतलब पौराणिक कथाओं के अनुसार। इसके अलावा सर जो कंदाहा का सूर्य मंदिर है वो बहुत ही फेमस है और भारत के कुछ गिने चुने सूर्य मंदिरों में से एक है। और सर ये नगारा स्टाइल में डेवलप किया गया है, तो बहुत ही फेमस है। इसके अलावा सर मैं आपको कुजिन्स में खाने में आपको जो मिथिला की स्पेशलिटी होती है मखाने की खीर, मछली और पान सर ऑफर करूंगा। अच्छा बताइए, सहरसा के कुछ क्षेत्रों में प्रत्येक साल बाढ़ आता है, इसका क्या रीजन है, क्यों आता है? सहरसा में सर बाढ़ आने के रीजन है सर, वो है हमारा कोसी नदी। कोसी नदी के जो कुछ अपर कोर्स है उनमें जो हमारा क्या हुआ कि लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ कि कोसी नदी में आने वाली जो सिल्ट की समस्या है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद सर अपर जो नेपाल रीजन है वहाँ पे रेट ऑफ आपका सेटलमेंट जो है वो भी ज्यादा हो गया है। तो उस एरिया पर्टिकुलरली पेड़ों को बहुत बड़े लेवल पे काटा गया, जिसकी वजह से जो फ्लो है आपका रिवर का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। दूसरा सर क्या हुआ कि सहरसा में जो मेजर इशू है बाढ़ आने का कि फ्लड प्लेन एरिया में बहुत बड़े लेवल पे रिवर सेटलमेंट में आपका फंस गया है। उनको हर एक साल बाढ़ की वजह से आपको बार विस्थापित होना पड़ता है। मुझे लगता है कि एक बार अच्छे से जो रिवर्स के फ्लोर मैपिंग की जाए और उसके बाद लोग ये कह जाए कि अब तटबंध के अंदर वाले हिस्से में ना बसे।
पहाड़ सर पहाड़ सर अभी भी हमारा जो मतलब कोसी का तटबंध वो बहुत मजबूत है, इस तरह के टूटने की घटनाएं बहुत कम होती है, लेकिन जो बाढ़ की मुख्य समस्या है वो तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए ज्यादा होती है। ठीक है विवेक जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। अब कैसा लगा आपको इंटरव्यू आपका? पसीने छूट गए सर। पसीना क्यों छूट गया? आप तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे। बट सर बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके सर, बहुत थोड़ा सा इससे बहुत पहले पॉजिटिव कौन फील कौन कर सा रहा हूँ सर इंटरव्यू आपसे। दिए हैं? सर आप सर फर्स्ट धन्यवाद। आप ही के साथ सर, मतलब मैंने और सर कहीं नहीं दिया, मैंने सोचा सर नहीं आप ही से मतलब बस। बीपीएससी वगैरह ये में और सर कहीं सर इंटरव्यू दिए बीपीएससी हैं? सर मैंने सर 64वीं का इंटरव्यू दिया था सर, 65वीं का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा सर मैंने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया था। ठीक है सर, यूपीएससी अच्छा, तो मतलब क्या मेरा मेन यूपीएससी सर मेंस? हाँ, बैड क्या लक बोल सर रहे थे? आप कह ले सकते हैं मेरा सर कि सर तीनों बार मेरा सिंगल डिजिट से छूटा है सर, 64वीं में 2 नंबर से, 65वीं में सर 4 ओ, नंबर से, और यूपी पीसीएस से मेरा 6 नंबर से सर छूटा था। तो उसमें इंटरव्यू में कैसा मार्क्स रहा था आपका? सर 64वीं में सर इंटरव्यू मुझे 75 मिले थे आउट ऑफ 120, और सर 65वीं ठीक में है। मुझे सर 82 नंबर मिले थे आउट ऑफ 120। और यूपी पीसीएस में कितना मिला था? सर यूपी पीसीएस से मुझे आउट ऑफ 100 से 73 मिला था। 73 मिला था। ऑलरेडी आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स कर रहे हैं, तीनों जगह आपको ठीक ही मार्क्स मिला है ना? यस सर। बीपीएससी में 64वीं में अगर आपको 75 मिला है वो भी ठीक मार्क्स है ना? यस सर। तो आपको तो रियल और ओरिजिनल अनुभव है ना? लेकिन यस सर। बात यह है कि जो आपको रिव्यू नहीं मिल पाता होगा उस ओरिजिनल आपके अनुभव का, तो हम यस लोगों सर। ने अपने स्तर पर कुछ जो चीजें आपने देखी हैं पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, वो यस सर। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे यस पहले सर। जो जनरल चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप दो चीज बहुत बोलते हैं कि मतलब सर ये हुआ, मतलब सर वो हुआ, मतलब ओके सर सर। ये, तो थोड़ा मतलब को घटा दीजिए है ना, इससे ठीक है आपका मतलब ज्यादा निकलेगा। ओके और सर। दूसरा कि एक और बात बोलते हैं कि सर आपका ये हुआ, जैसे आपको कोई योजना पूछा जाता है, कुछ पूछा जाता है, तो आप बोलते बोलते ये बोलते हैं कि सर आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, आपका सर ये हुआ, जैसे जैसे यस सर सर। आपका इसमें ये कर दें, है ना? ओके तो सर का सर। नहीं करना है ना? ओके सर। तो आपका और मतलब ये दो चीज को घटाना है। दूसरी बात क्या है यस कि आप जब बोलते हैं तो ब्रेक नहीं लेते हैं। ओके सर। और ये घटना क्यों आपके साथ घट रही है? इसीलिए कि जब आप बोलते हैं तो पूछने वाले के आंखों में नहीं देखते हैं, नहीं यस तो सर। आपको चेहरे के हाव भाव से पता चल जाएगा कि अब मुझे स्टॉप लेना चाहिए कम से कम, ओके सर। इससे भी पता ओके चल जाए। तो आप आंख मिला के थोड़ा बात करिए, ठीक है है ना? और जो किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो जो उसका स्कोप है वही बोलना है, कोर एरिया जो वही बोलना है, उसके दाएं बाएं नहीं बोलना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे आपको मैंने पीवी मॉड्यूल के बारे में पूछा, यस सर। है ना? तो आपने कुसुम योजना भी गिनाया, हाइब्रिड भी गिनाया, जबकि मेरा सवाल तकनीकी से था ओके कि सर। वो पीवी में क्या समस्याएं आ रही हैं। आप कह सकते थे कि सर जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें समस्या आ रही है, जो चीन का जो निर्यात है हमारे यहाँ वो काफी सस्ता है, तो उसके ये सब चीज उसमें गिना। आपने पूरा सोलर एनर्जी का गिनाया, है ना? ओके सर। कविता और साहित्य पे जो आपको प्रश्न पूछा गया था, तो सबसे पहले तो आपने पहला लाइन बोला कि सर मैं तकनीकी कविता नहीं करता हूँ, है ना? कविता में यस सच कोई तकनीकी नहीं होता है, जिसको आप तकनीकी कहते हैं वो तकनीकी कविता, जैसे कि मात्रा छंद, आप इसी को तकनीक बोलते होंगे, सर। यस है सर। ना? तो मात्रा तकनीक वो पुराने जमाने की बात है। नए जमाने ओके में, सर। आधुनिक समय में निराला ने स्वयं घोषणा कर दिया कि जब व्यक्ति आजाद है, मनुष्य आजाद है, तो कविता को भी आजाद होना चाहिए, और यह आजादी उसे मात्रा और छंद से मिलेगी, है यस ना? सर। तो इसीलिए आप चिंता मत करिए कि मैं तकनीकी कविता नहीं लिखता हूँ। आप ओके जैसा सर। भी लिखते हैं, कविता के तकनीक की सबसे अच्छी पहचान है कि वो अगर हृदय स्थल तक पहुंचती है वो सबसे बेहतरीन तकनीकी कविता है। ओके आप सर। तकनीक का क्या करेंगे यदि वो हृदय स्थल तक ही नहीं पहुंचती है? जिस चीज के लिए कविता बनी है वो वही काम नहीं कर रही है, बाकी सब काम कर रही है, मात्रा छंद पे उतर रही है, लय तुक पे उतर रही है, गीता के अनुभव को धारण कर रही है, उससे कोई फायदा नहीं। ओके ये सर। चीज नहीं बोलना है कि सर मैं तकनीकी कविता नहीं करता। आपको जब पूछा जाए तब आप कहिए कि सर मैं मात्रा छंद सवैया सोरठा दोहा चौपाई के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं हूँ, तो लेकिन मैं सर अपनी समझ से जो भावना को मतलब प्रभावित करता है मैं उस तरह कविता करता हूँ। आपको जब मैंने पूछा कि इसे आपके जॉब में कैसे मदद करेगा, आपने कहा सर मैंने तो पॉइंट आउट नहीं किया है सर कि ये कैसे मदद करेगा, लेकिन मैं अपने ऑफिस के मेंबर से मृदुभाषी होकर बात, तो आपने पॉइंट आउट नहीं किया है ना? वो पॉइंट आउट नहीं भी किया तो भी नहीं बोलना है कि सर मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है। ओके सर। आप कह सकते हैं कि सर इसका ये हो सकता है फायदा। ओके सर। और सबसे मेरे समझ से जो जवाब इसका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सर मैंने अपने पूरे जीवन में
लगभग जो मेरा एकेडमिक है वो तकनीक में रहा है। जी सर। और जीवन मोनोटोनस न हो, नीरस न हो, व्यक्तित्व में बहुआयामीपन आए, इसके लिए सर जी मैंने कविता को अपने संबल के रूप में इस्तेमाल किया है, और कविता सर। इस रूप में काफी मददगार हुई है सर। जहां ओके तकनीक सर। मुझे लॉजिकल बनाता है, तार्किक बनाता है, स्किल्ड बनाता है, वहीं सर मुझे कविता अधिक मानवीय बनाता है, संवेदनशील बनाता है। इस प्रकार से कविता और तकनीक मिलकर मेरे व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाता है सर। मैं एक मुकम्मल मानव की और अधिक नजदीक पहुंच जाता हूं सर, है ना। रूस यूक्रेन युद्ध पे आप जो है बीच बीच में घूमते रहे, आपने कोई स्टेप नहीं लिया, है ना। आपने सरकार को गलत सही के बीच आप फंसते रहे, आप सोचते रहे कि कैसे गलत कहूं, है ना। तो इसमें कोई आपका जो पहला लाइन था कि अहिंसा परमो धर्म और वसुधैव कुटुंबकम, वही से इसका जवाब था कि अहिंसा जो है, हम अहिंसा के समर्थक हैं, इसीलिए रूस के पक्ष में वोट नहीं किए, और हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं, इसीलिए हम कोई पक्ष न लिए, इधर उधर नहीं गए। हम स्टैंड रहना भी अपने आप में एक पक्ष है, न्यूट्रल रहना, बाहर रहना, वोट नहीं करना भी अपने आप में एक पक्ष है। समझिए, फॉक्सकॉन वाला आपका जवाब बहुत अच्छा था, है ना। यस सर। उसके बाद जो आप योजना गिनवाते हैं, तो योजना आपको ठीक ठाक याद है, काफी अच्छा गिनवाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उतना ही गिनवाए जितना पूछा जाए। जी सर। चीजों को आप बहुत अच्छा अप्रोच करते हैं, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी शामिल करके बोलते हैं वो अलग बात है, अगर एक बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, चीजों को बहुत अच्छा अप्रोच करते हैं, ठीक है। आई कांटेक्ट आपको बना के रखना है। ओके सर। जब सामने वाला बोलने लगे तो एकदम बंद हो जाइए, उसके बाद बिल्कुल नहीं खोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना है कि सर बोलते रह जाना, है ना। जी सर। उसके बाद आपने कहा कि यूसीसी पे की टाइमिंग सर हम डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। इस तरह का वेग स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। आप सिविल सेवा की तैयारी 5 साल से कर रहे हैं, आपसे युवा में इंटेलेक्चुअल, आपसे अधिक इंटेलेक्चुअल की कल्पना नहीं करती होगी भारत सरकार, है ना, कम से कम जनरल मुद्दों पर। आप ही कह रहा है कि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अरे आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए क्या सही है क्या गलत है। अगर लोकतंत्र में डिसाइड करना होगा तो हम लोग वोटिंग के लिए जाएंगे कि वोट करो भाई, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लॉजिकल रीजन दीजिए। मेरी समझ से सब चीज ठीक है आपका, जो चीजें आपको बताई गई उसका आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। बाकी आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले हैं, वो चीज अच्छा ही आप में दिख भी रही है कि आप बहुत अच्छा से उसको अप्रोच करते हैं चीजों को, है ना। आंख मिला के रखें, बोले थोड़ा कम, आपका और मतलब 2 शब्द को कम करना है ना। जब सामने वाला बोलने लगे तो बंद हो जाना है, ये 3-4 चीज जो ध्यान रखना है। ओके सर। बाकी चीज ठीक है, बाकी चीज सर बताएंगे। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विवेक जी। जी सर। नवीन सर ने जो भी बताया उस चीज़ को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, जरूर जांच लीजिएगा, यस सर। रख लीजिएगा। और हमारी तरफ से है कि आपका जो कोर्स सब्जेक्ट है वो काफ़ी बेहतर है, और उसमें कहीं मुझे नहीं लगा कि कोई दिक्कत है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डीपली तो जाता भी नहीं है, वैसे भी आप खुद ही अनुभवी है, तो जी सर। मेरे हिसाब से बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट आपको, और आप उम्मीद करते हैं कि इस बार आप सफल जरूर करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए विवेक जी, आपके इंटरव्यू में आपका नॉलेज दिख रहा है, ठीक है, Yes, sir. कि आपको हर एक चीज क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन एक दो चीज जगह पे ना हर जगह ये काम नहीं आता है। जैसे कुछ लोग जहाँ पे आप एलोंगेटेड आंसर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, सामने वाला इंसान इरिटेट हो सकता है। जरूरी नहीं है, कई बार पॉजिटिवली हो जाता है कि पूरा इंटरव्यू फिर उसी पे घूमता रह जाता है, आपको एक्सपीरियंस से पता है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव। लेकिन कई बार वो इरिटेटिंग हो सकता है। जैसे अगर हम आपसे डीएससी पूछे, तो डीआईसी में 1970 हम आपसे एक्चुअली पूछे प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल, ठीक है, आपने स्टार्ट किया डीआईसी के बारे में, डीआईसी 77 में बना, 78 में जनता दल के गवर्नमेंट में बना। जनता दल क्यों बनाई? क्योंकि ये जरूरत पड़ा फोकस। आप समझ रहे कहाँ का क्वेश्चन कहाँ लेके जा रहे हैं? तो थोड़ा सा इस चीज को रिस्ट्रिक्टेड रखिए। बाकी और एक सर आप बहुत बीच में बोल रहे थे, तो कम करिए, थोड़ा सा न्यूसेंस टाइप लगता है। सर ने बताया, सर नवीन सर ने, कि मतलब और सर आपका वो थोड़ा सा कंट्रोल करना। हाँ, वही मतलब जो मैंने लिखा है वो मैं आपको बताऊँ। एक आपका बहुत बड़ा ब्लंडर है, आई बिलोंग्स टू कभी नहीं होता है, दिस इज ए ब्लंडर, ठीक है ना। आई बिलोंग टू सहरसा अगर बोलना भी है, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपना पूरा जो इंटरव्यू है ना, कोशिश कीजिए हिंदी में रखने का। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। आई वॉज, वेयर, एम, प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बहुत मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए पूछा था, तो आपने माई रोल वॉज दिस दैट,
उससे बहुत अच्छी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आप हिंदी में बहुत फ्लुएंट है, बहुत शानदार बोलते हैं आप। हाँ, लेकिन इंग्लिश में आपकी गलती हो रही है, जो कि अच्छा नहीं लगता है सुनने में। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का रहेगा तो वो थोड़ा सा ठीक है। ओके सर। दूसरा एक चीज है कि कहीं अगर फंसने का आपका चांस है तो वो है आपका जॉब रिलेटेड, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, तो गैप रिलेटेड जो है आपका, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आपने अगर जॉब किया है जूनियर इंजीनियर के तौर पर, और अगर सच में आपने काम किया है, देखिए दो चीज होता है, अगर सच में आपने काम किया है टाटा स्टील में, तो आप 2 साल की जगह थोड़ा और एलोंगेट कर दीजिए, 4 साल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो वही रहेगा अगर उनको पूछा, अगर आपने काम किया है तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आप बोल सकते हो कि सर 2015 में मैंने मैकेनिकल से किया और उसके बाद जो है मैंने काम किया 4 साल जो है टाटा में एज ए दैट, जो भी आपने बोला मैकेनिकल इंजीनियर। और उसके तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक अच्छा इम्प्रेशन, जो नेगेटिविटी बैठेगा ना कंट्रीब्यूशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड को ले करके, या फिर वो हट जाएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा ये चीज क्रिएशन होगा। और क्योंकि आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं है, और नॉलेज के साथ साथ अगर आप इस चीज को ढक लीजिएगा तो ये बहुत ही ज्यादा बेटर है। क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा कि आपका नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या करेंगे, तो आपके चेहरे पे वो शिकन दिख रहा था, ठीक है। यस सर। और आपको बहुत ही पॉजिटिवली बोलना है कि नहीं सर, आई एम मतलब जो है आई एम वेरी होपफुल अबाउट माई सिलेक्शन दिस टाइम, ठीक है ना। इस तरह से कर बोलना है कि आई हैव नेवर थॉट ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड, सो आई एम वेरी पॉजिटिव इन दिस साइड। इस तरह से आप बोलिएगा ना तो वो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लगेगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई लगेगा। तो इस चीज को दिखाइएगा, क्योंकि वहां पर आप ना थोड़ा लो साउंड करें बस। बाकी मेरे को पता है कि आपका नॉलेज में, इसलिए इकोनॉमिक्स नहीं पूछा क्योंकि मैं समझ गया आपको नॉलेज है सब चीज का, तो उस सब में कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी होपफुल यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स एंड फाइनली सिलेक्टेड, ठीक है। थैंक यू सर। हम लोग आश्वस्त हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। ऑल द बेस्ट। अगर आपका मेंस है ना, आपको इंटरव्यू में काफी अच्छा मार्क्स मिलने वाला है ना, कोई ब्लंडर वहां नहीं कीजिएगा। हम लोग श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार और हॉबी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हॉबी को आपने बहुत अच्छे तरीके से हॉबी को आपने जस्टिफाई किया बहुत अच्छे से। बस एक उसमें मेरी सलाह मान लीजिएगा आप, कि ये नहीं कहना है कि सर मैं तकनीकी कविता नहीं लिखता हूँ। और सर अभी मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है कि हाँ, कि विकास में इसका मैं प्रोजेक्ट मैनेजर में कैसे यूज करूंगा। विवेक जी, जैसे बोर्ड मेंबर, कोई भी बोर्ड मेंबर आपसे कोई प्रश्न का आंसर हम सुनना चाह रहे हैं, तो आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, और जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपका आई कांटेक्ट नहीं बना हुआ रहता है, और बोर्ड मेंबर की आपको बीच में कहीं क्रॉस क्वेश्चन यदि करना चाहते हैं तो आप उसका मौका देने की नहीं चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो आप उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली बोलते जाते रहे। तो इस पे थोड़ा काम कीजिएगा, सुनने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आप सही जवाब दे रहे हैं, फिर भी वहां पे यदि उनको कोई क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका हो, उनका इच्छा हो, तो उसके लिए और जैसे ही वो बीच में आपको मान लीजिए टोक रहे हैं, तो वहीं पे आपको रुक जाना होगा, और रुक जाइए, और फिर उनका बात इत्मीनान से सुनिए, आखिर वो बोलना क्या चाह रहे हैं। और जल्दबाजी थोड़ा इसको गंभीरतापन वाली बात, मेरा कहने का मतलब है इस चीज पे था, इसको थोड़ा देख लीजिए बस। और सब आपका ठीक ही है, बहुत बढ़िया है, नॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने सबको जवाब दिया है, बहुत अच्छा रहा है। और हम सबकी तरफ से आपको थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू। ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर।